हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। और आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज चैप्टर की जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर हम गैस लॉज पढ़ेंगे लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक लॉ, एवोगैड्रो लॉ। फिर बाद में कुछ स्पेशल लॉ जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनी, ये सारी डिस्कशन की जाएगी। और दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द गैस लॉज। तो गैस लॉ में सबसे पहला लॉ है आपके सामने बॉयल्स लॉ। एक स्क्रीन में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि बॉयल्स लॉ क्या समझाना चाहता है। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अगर आप पहले डायग्राम को देखें तो यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये गैस लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सारे इस कंटेनर के अंदर जितने भी ये ब्लैक कलर के पार्टिकल हैं, ये सारे गैस के पार्टिकल हैं जिन्होंने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है V1। तो वॉल्यूम V1 ऑक्यूपाई किया है जिसमें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है P। अब देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि गैस जो है कंटिन्यूसली ये एक मोशन में रहती है, और जैसा कि आप देख रहे हो ये एक तरीके से एक जगह पे स्टेबल नहीं रहती है, ये हर समय मूव करती रहती है। और जिस तरीके से इसका कंटिन्यूस मोशन रहता है तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा ये उतने वॉल्यूम में पूरे वॉल्यूम में फैल जाती है। सपोज ये V1 वॉल्यूम था इसका, और इस V1 वॉल्यूम में इस गैस ने अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं P1, ठीक है, जो कि ऑलरेडी लग रहा है, और उसको चेंज करके प्रेशर P2 कर दिया जाए, यानी जो कि प्रेशर P2 है वो बढ़ा दिया जाए प्रेशर P1 से, तो आप देखेंगे कि गैस के पार्टिकल कंप्रेसिबल होते हैं, और कंप्रेसिबल होने से ये एक छोटे वॉल्यूम में या कम वॉल्यूम में आ जाएंगे। तो जो कि एक नया वॉल्यूम होगा जिसका नाम होगा V2। तो यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेशर अगर हम बढ़ा दें और चेंज कर दें, प्रेशर P2 कर दिया जाए, तो वॉल्यूम V2 हो जाता है। लेकिन इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि दोनों में एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है कम होगा, ये हमें दिखाई दे रहा है। और ये सारी कंडीशन जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर में होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसीलिए इस कंडीशन को ये कहा जाता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर इसको आइसोथर्मल कंडीशन भी कहते हैं। तो आइसोथर्मल कंडीशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टेम्परेचर का चेंज बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है चेंज होती है। तो यहाँ पर ये फिनोमिना भी कुछ हद तक कभी जो है वेरिएबल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में नहीं चलेगा, जैसे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर का कांस्टेंट होना काफ़ी जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए, या ये कहें कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट K आ जाएगा। तो इट विल बी लाइक कि प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट K। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चलता है कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम P1 है और उसका वॉल्यूम V1 है, तो हमें पता है कि ये प्रोडक्ट ठीक इक्वल होगा अगर उसका वॉल्यूम हम P2 रख दें, सॉरी प्रेशर P2 रख दें और वॉल्यूम V2 रख दें। तो दोनों के प्रोडक्ट जो होंगे वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। वो बात अलग है कि प्रेशर ऑफ P1 और P2 और V1 और V2 कंप्लीटली एक दूसरे से चेंज है। नाउ यहाँ पर कुछ हमारे पास ग्राफ हैं जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस समय प्रेशर हाई है उस समय वॉल्यूम कम है, और जिस समय वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है उस समय प्रेशर कम है। लेकिन जो एक कर्व आ रहा है ये डिफरेंट टेम्परेचर में हमारे पास तीन अलग अलग हैं। देखिए, डिफरेंट टेम्परेचर में ये कर्व जो है इस तरीके से ऊपर को बढ़ रहा है, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर। तो T1 T2 T3 में ये कर्व हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में होता है, डिफरेंट हाइट में होता है। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का है। लेट्स सी दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। देखिए, एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंपल V के है जो पहला वाला ग्राफ हमें समझाता है, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो 1/V के है। यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर में कर्व भी अलग आए हैं। अगर टेम्परेचर जितना बढ़ाया जाए ये कर्व भी उतना ही हाइट में जाएगा। ठीक यही केस हम इस केस में यहाँ भी देख, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ इसीलिए जो है स्ट्रेट लाइन में बना है। तो यहाँ अलग अलग टेम्परेचर में ग्राफ भी
ये जो ग्राफ का कर्व है, जिसको यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है राइज कर रही है। अगर अगला टेम्परेचर T2 हो, T4 हो, तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ ये भी पता चलता है कि बहुत हाई टेम्परेचर में ये लॉ ऑलमोस्ट जो है बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों के प्रोडक्ट की बात करें, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को प्रोडक्ट को लें, तो वो हमें पता था डेरिवेट अभी अभी हमने जो देखा था रिलेशन में कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के बराबर। तो यानी जो इसका ग्राफ आएगा प्रेशर वॉल्यूम का इन टर्म्स ऑफ P, ठीक है, तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन आएगी, कांस्टेंट आएगा, यानी ये वैल्यू राइज नहीं करेगी। हाँ, अलग अलग टेम्परेचर में इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है, इसीलिए आइसोथर्मल रखना जरूरी है। देखिए, अगर T1 रखेंगे तो ये कांस्टेंट यहाँ से जाएगा, और T2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। यानी टेम्परेचर जो है वो प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, वेरिएबल है। लेकिन एक इंडिविजुअल टेम्परेचर में, फिक्स्ड टेम्परेचर में ये वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। इन टर्म्स ऑफ log P एंड log 1/V, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन के होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर हम कुछ एप्लीकेशन की बात करें कि कैसे बॉयल्स लॉ को, क्या सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यानी जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि जैसे कि हम एल्टीट्यूड में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। यानी अगर कभी आप हाइट में माउंटेन या पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पर क्या है, डेंसिटी जो है एयर की लो मिलती है। देखिए, डेंसिटी का रोल इसलिए आया, अगर हम डेंसिटी को इसमें चेंज करके देखें, हमें पता है कि प्रेशर PV जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, और जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम के होती है किसी भी गैस के, या ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर अगर हम चेंजेस करें कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की जगह हम m/d ये रख दिया जाए, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू के, यानी d इज इक्वल टू m अपॉन इनटू p/k के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि क्योंकि मास जो है गैस का फिक्स्ड होता है किसी भी टेम्परेचर, ठीक है, तो अगर हम गैस का मास फिक्स्ड कर दें, m इज इक्वल टू फिक्स्ड, ठीक है, यानी कांस्टेंट रखा दिया है, k तो हमारा कांस्टेंट है ही, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये भी कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ से ये रिलेशन समझ में आएगा कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। तो जैसे जैसे हाइट में, जैसे जैसे एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होते रहता है, तो एयर डेंसिटी की क्या है, वो लो हो जाती है। ये हम इस रिलेशन से भी प्रूव कर सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर डेंसिटी लो होगी, गैस के वॉल्यूम ही कम होगा, सॉरी गैस के डेंसिटी काफ़ी कम होगी, तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम। यही रीज़न है कि हाइट में जो है ऑक्सीजन की अमाउंट जो है काफ़ी कम हो जाती है, और किसी भी पर्सन को जो है एल्टीट्यूड सिकनेस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए माउंटेनियर्स या कोई भी जो क्लाइंब करते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। चलिए इसका एक एप्लीकेशन हम अप्लाई करके देखते हैं बॉयल्स लॉ को, ठीक है। यहाँ हमारे सामने एक कंडीशन रखी है कि जैसे कि अगर हमारे पास एक बैलून है जो कि हाइड्रोजन से फिल्ड है, और उसकी कंडीशन ऐसी कि रूम टेम्परेचर है जो कि फिक्स्ड है, तो बैलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, इफ इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। यानी अगर प्रेशर को थोड़ा सा भी हमने 0.2 बार इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये बैलून जो है रूम टेम्परेचर में भरा हुआ है हाइड्रोजन का, ये फट जाएगा, यानी इट विल बर्स्ट। अगर कंडीशन दूसरी ये कहती है कि हम उसमें 1 बार प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, तो गैस का जो गैस ऑक्यूपाई करती है वो अराउंड 2.27 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। तो क्या वॉल्यूम हो, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेंडेड, यानी हम कितने वॉल्यूम तक गैस के कितने वॉल्यूम तक बैलून को फुला सकते हैं। मतलब फिर से क्लियर कर देता हूँ, एक कंडीशन ये है कि बैलून को फुल किया गया है, और हमें साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रेशर हम 0.2 बार बढ़ा देते हैं तो हमारा बैलून बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा। ये कंडीशन कह रहे हैं कि एक बार प्रेशर में, जिस समय प्रेशर आपका 1 बार है, उस समय वॉल्यूम जो गैस ऑक्यूपाई कर रही है बैलून के अंदर वो अराउंड 2.27। तो बताइए कितने गैस वॉल्यूम तक गैस को जो को है फुलाया जा सकता है, यानी कितना उसका वॉल्यूम रखा जा सकता है। तो देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम प्रेशर P1 रखेंगे जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, और उस समय प्रेशर है 1 बार, तो ये जो गैस है बैलून के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो अराउंड 2.27 लीटर की स्पेस को घेरेगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि प्रेशर को P2 रख दिया जाए, यानी 0.2 कर दिया जाए, ठीक, तो 0.2 करने के बाद इसका वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा V2, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो चलिए बॉयल्स लॉ लगाते हैं।
तो बॉयल्स लॉ कहता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो जहां पर हमारे पास प्रेशर है 1 बार और उसका वॉल्यूम जो है उस समय 2.27 लीटर है, और अगर हम प्रेशर को 0.2 बार करते हैं, ठीक है, 0.2 बार किया जाए तो ये वॉल्यूम जो है V2 अराउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो V2 इज इक्वल टू 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा हमारा वॉल्यूम 11.35 लीटर के बराबर। यानी V2 वॉल्यूम 0.2 में 11.35 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बैलून जो है 11.35 लीटर तक एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन अगर आपने 0.2 से एक्सीड करा तो इसके बाद वॉल्यूम जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, यानी बैलून जो है फट जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। चलिए एक अगला लॉ है जिसका नाम है चार्ल्स लॉ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉ है ये भी। लेट्स सी दिस चार्ल्स लॉ क्या कहता है। देखिए आपके सामने डायग्राम है, कंडीशन है, और इजीली आपको समझ में आ रहा है कि इस कंडीशन में हमने यहाँ पर गैस को रखा हुआ है, ठीक है, और नीचे से हम फ्लेम यानी कि एक हीट दे रहे हैं। और जिस समय हम हीट दे रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को बताता है, और यहाँ पर कंडीशन जो है वो आइसोबारिक होगी, मतलब कि यहाँ पर प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो यानी जो भी हम वॉल्यूम का चेंज देखेंगे और टेम्परेचर का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है। तो किसी खास फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर में यहाँ पर वॉल्यूम जो है टेम्परेचर का, सपोज यहाँ पर टेम्परेचर आपने T1 दिया है तो गैस ने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, दैट इज V1। अब आपने क्या किया, यहाँ से टेम्परेचर को चेंज करके T1 से T2 कर दिया है। T2 करने का मतलब है आपने फ्लेम बढ़ा दिया, यानी हीट ज़्यादा देने लग गए, टेम्परेचर ज़्यादा देने लग गए। तो आप देखेंगे कि गैस के पार्टिकल जितने भी हैं वो लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ा देंगे, क्योंकि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी गैस की मॉलिक्यूल की बढ़ती है, जिससे गैस के पार्टिकल कंटिन्यूसली एक्सपेंड करने लग जाते हैं। अब जब एक्सपेंड करने लगेंगे तो यहाँ एक्सपेंशन से इस एक्सपेंशन से गैस का अपना वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, जो कि एक डिफरेंट है। तो आपको साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें कि चार्ल्स लॉ एक्चुअल में था क्या, इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। देखिए चार्ल्स लॉ कहता है, ठीक है, ये तो कंडीशन थी, चार्ल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट था जो हमारे समझ में आया कि किस तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेटेड है। बट चार्ल्स लॉ कहते हैं कि प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी अगर हमने प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो यहां हमें यह समझना है कि जो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीज या इंक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज बाय 1/273 टाइम्स 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, at 0 degree Celsius for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature, for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर एक डेफिनेशन थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कुछ बातें भी क्लियर होंगी, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे जो हमारे स्क्रीन में ग्राफ है। देखो मैथमेटिकली इसका कहना ये है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है कोई टी टेम्परेचर में है, वो एक्चुअल में कितना बढ़ता है और कितना घटता है, यानी जितना भी वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, यानी V0 प्लस V0 या V0 डिवाइडेड बाय 273 इंटू टी के बराबर होगा। यानी अगर उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम ये देखें, V0 और 273 प्लस टी अपॉन 273 के बराबर, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये कहता है
कि अगर हमारे पास कोई गैस है जिसका टेम्परेचर T है, वो कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द टेम्परेचर बढ़ना, वो 1/273 टाइम्स, ठीक है, 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल। मतलब कि जो भी उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, वो कितना बढ़ेगा T डिग्री सेल्सियस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस में सपोज उसका वॉल्यूम है कुछ x, ठीक, तो ये x का ही, यानी ये x का ही 1/273 टाइम्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट दैट टेम्परेचर T, ठीक है। यानी जिस टेम्परेचर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा वॉल्यूम। अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारे पास टेम्परेचर में हम वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर में जो वॉल्यूम है वो V0 टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस में जो भी उसका वॉल्यूम है, उसका 1/273 टाइम्स ऑफ दैट टेम्परेचर के बराबर होगा। यानी अगर हम इसको सही भाषा में कहें कि सपोज हमारे पास वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम देखें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा V0 यानी वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस V0 इंटू 10/273 टाइम्स के बराबर होगा। यानी जितना भी वॉल्यूम V0 में होगा उसका 1/273 टाइम्स ऑफ दैट डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम इसको कहें कि हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस में कितना वॉल्यूम होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस में ये वॉल्यूम हो जाएगा V0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर जाएगा कितना, 1/273 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 273। अब अगर मैं इसमें टेम्परेचर -273 रख देता हूं, यानी अगर मुझे चेक करना है कि वॉल्यूम मेरा जो है 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस में माइनस 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम ऑफ 273, ठीक है, इंटू 273 जिसमें हम चेक कर रहे हैं, तो ये आंसर आया 0। यहां से एक बात ये क्लियर होती है कि जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो किस समय 0 होगा, वो -273 डिग्री सेल्सियस में 0 हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस में हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी हिली एरिया में है और वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा? क्या हमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन हम या कोई एयर को हम बिल्कुल भी ऐसा देखेंगे कि वो कोई गैस ऑक्यूपाई नहीं करी? भाई वॉल गैस तो सराउंडिंग में अवेलेबल है, इसका मतलब उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी गैस बिल्कुल भी जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई ना करे, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर अराउंड कितना रखना पड़ेगा, -273 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। तब जा करके गैस का वॉल्यूम जो है बिल्कुल ही 0 हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि सारे के सारे गैस के पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे और जो भी वॉल्यूम अवेलेबल है, सपोज कमरे का रूम का शेप जो है क्यूबिक फॉर्म में होता है, तो क्यूबिक फॉर्म में गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो नहीं करेगी और गैस बिल्कुल ही 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो ये किस समय होता है, 273 डिग्री सेल्सियस में। तो फिर से समझना है कि प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम किसी T टेम्परेचर में, वो एक्चुअल में वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा, जितना वॉल्यूम उसका 0 डिग्री सेल्सियस में है उसी का 273 टाइम्स जो है इंक्रीज करेगा। आई होप आपको ये ग्राफ और ये लैंग्वेज समझ में आई होगी। नाउ हम इसमें कुछ एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हमें अभी पता चला कि भाई वॉल्यूम जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इतनी -273 पॉइंट तो हमारा रीच करता नहीं है कभी भी किसी भी स्केल में। तो इससे एक डेफिनेशन ये बन सकती है कि लोएस्ट पॉसिबल जो हाइपोथेटिकल है वो है -273। जिस समय वॉल्यूम 0 होगा वो कितना है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को हमें -273 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा, तब जाकर के वॉल्यूम टी उस 2T73 में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस समय इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। तो जीरो वॉल्यूम को कहते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो। तो यहां पर लिख सकते हैं लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल बोलते हैं, हाइपोथेटिकल, या फिर और थ्योरेटिकल जो टेम्परेचर हम रख रहे हैं, थ्योरेटिकल टेम्परेचर of -273 डिग्री सेल्सियस at which
at which gas is supposed to have zero volume is called absolute zero। इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। फिर से बता दूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो वो तभी होता है वॉल्यूम जिस समय गैस का जीरो हो जाए, और वो -273 के बराबर होगा। तो यहाँ पर केल्विन ने यही सजेशन दिया कि अगर हम केल्विन टेम्परेचर को सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कंपेयर करें तो केल्विन जो है वो कितने के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कोई भी टेम्परेचर केल्विन में जब हम मेजर करते हैं तो वो T डिग्री सेल्सियस जो भी है उसमें अगर हम 273 ऐड कर दें तो उतना हमारे पास क्या है, केल्विन में टेम्परेचर आ जाता है। देखिए ये चीज़ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल है, और यहाँ पर केल्विन के जो स्केल के अनुसार जो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं वाटर का, वो अराउंड कितना है कि 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, यही केल्विन स्केल में 273 रहेगा। तो सेंटीग्रेड में अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाती है। तो इस टेम्परेचर को, दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसको हमें ये भी कहा जाता है थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसको थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब चार्ल्स ने ये कहा था कि जो भी वॉल्यूम होगा गैस का वो कितना बढ़ेगा टी टेम्परेचर में, जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, जितना वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, और उसी का 273 टाइम्स, उसी का 273 टाइम्स 1/271, इसको अगर हम कंबाइन करके लिख लें एक साथ डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा, ये होगा VT इज इक्वल टू V0 273 प्लस टी। अब अगर हम यहाँ पर VT इज इक्वल टू V0 और इस 273 प्लस टी की जगह केल्विन टेम्परेचर T के रख दें, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 273, तो हमें ये पता चलता है कि V0 और 270 दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम होगा वो गैस का फिक्स्ड होगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, या हम सिंपल भाषा में कहें कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो V इज इक्वल टू के टी, या ये कह सकें कि V अपॉन टी इज इक्वल टू के। और अगर हम दो अलग अलग कंडीशन को कंपेयर करें तो V1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक, या फिर हम इसको V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1 के बराबर हो जाएगा ये रिलेशन। सो ये सारी कंडीशन जो है एट कांस्टेंट प्रेशर में की जा रही है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका एक सिग्निफिकेंस भी है कि जो एयर होती है एक्सपेंड करती है हीट करने में, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है काफ़ी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक, तो एयर जो एक्सपेंड करती है, इसीलिए जो हॉट एयर होती हैं वो काफ़ी लाइट होती है। ठीक है, तो हॉट एयर इज़ लाइटर देन द एटमॉस्फेरिक एयर, और इसी वजह से जो होता है बैलून जो होता है वो राइज करता है ऑलवेज, अगर जो हॉट एयर बैलून होता है ना वो इसीलिए। ठीक, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपेंड करता है, डेंसिटी कम होती है, क्योंकि गैस का तो नंबर ऑफ जो सपोज ये बैलून है हमारे पास और इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल हैं और हम लगातार यहाँ से हीट करें तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, तो डेंसिटी कम होगी, और इसी वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज होगा, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेंसिटी कम होने के कारण ये ऊपर को राइज करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, एक कंडीशन है हमारे पास, जैसे कि ये लिखा है, एक शिपिंग सेल है, से एक शिप है जो कि सेलिंग कर रही है। ठीक है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये पैसिफिक ओशन में है, और तो पैसिफिक ओशन में इस समय जहाँ पर टेम्परेचर उसका है अराउंड 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि एक शिप है जो सेल कर रहा है पैसिफिक ओशन में, और जहाँ पर टेम्परेचर है अराउंड 23.4 डिग्री सेल्सियस, और उस समय बैलून में एयर फिल करी है, कम से कम 2 लीटर की एयर इसमें फिल की है। अब क्या हो, क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, क्या होगा बैलून का वॉल्यूम अगर यही शिप जो है चलते हुए इंडियन ओशन में पहुंचे जहां पर टेम्परेचर है 26.1 डिग्री सेल्सियस। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया कि पैसिफिक ओशन है एक जगह, ठीक है, और एक तरफ है इंडियन ओशन। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो है 23 डिग्री सेल्सियस, और उस समय जो गैस बैलून भरा है इसके अंदर उस समय, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया T1, और यहाँ पर जो उस समय उसका अपना वॉल्यूम है गैस का वो है 2 लीटर। ये इंडियन ओशन में जाकर के चला, ठीक है, पहुंच गया,
और तब देखा गया कि वहाँ टेम्परेचर जो है कुछ और था, T2 26.1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा गैस का वॉल्यूम, यहाँ पर हमें यही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले खास ध्यान रखना कि ये जो वॉल्यूम जो V है वो इज इक्वल टू V1 अपॉन जो हम T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ये टेम्परेचर T जो है केल्विन स्केल के लिए था, हमने देखो डेरिवेशन में भी देखा ना कि T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को हमने केल्विन स्केल के हिसाब से लिया। तो यहाँ हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, लेकिन हमें जो टेम्परेचर दिया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है। तो हम इसको कैलकुलेट करने से पहले इसको चेंज भी करते हैं, 23 प्लस 273, ठीक है। ऐसे ही टेम्परेचर T2 को हम 26.1 प्लस 273 कर देंगे। तो ये वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे और ये अराउंड आ जाएंगे 296.4 केल्विन के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी 299.1 केल्विन के बराबर, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं कि V1 इंटू T2 इज इक्वल टू V2 अपॉन T1। सो वॉल्यूम V1 जो है 2 लीटर है, ठीक है, हम वॉल्यूम को लीटर में ही एक्सप्रेस करेंगे, और इंटू टेम्परेचर T2 है तो T2 को हम लेंगे 299.1 इज इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा V2 जो हमें कैलकुलेट करना है, और जो टेम्परेचर है T1 वो हो जाएगा 296.4, ठीक है। तो यहाँ V2 इज इक्वल टू 2 इंटू 299.1 डिवाइडेड बाई 296.4, तो यहाँ V2 जो है अराउंड 2.018 लीटर आ गया। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो गया है, जो कि बढ़ गया है, यानी गैस हमारी एक्सपेंड कर जाएगी। तो ये गैस जब एक्सपेंड करेगी तो बैलून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो उसका साइज काफ़ी बढ़ जाएगा। देखिए एक एप्लीकेशन और है, ये बहुत अच्छा है। इसमें व्हाट टेम्परेचर एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ। किस टेम्परेचर में जो है वॉल्यूम जो गैस होगा 0 डिग्री सेल्सियस में, जैसा भी है 0 डिग्री सेल्सियस में जो भी उसका वॉल्यूम है, किस टेम्परेचर में वो डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में सपोज गैस का कोई वॉल्यूम है V, ठीक है, मान लीजिए ml, तो क्या होगा वो टेम्परेचर, ठीक है, और हम इस वी एम एल मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है कि जो भी 0 डिग्री सेल्सियस में वो किस टेम्परेचर में, यानी किसी टी टेम्परेचर में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम है V, यानी अगर हम इसको बोलें T1 0 डिग्री सेल्सियस बोल दें, ठीक है, T1 को 0 डिग्री सेल्सियस बोलें और वॉल्यूम, यानी हम ये कहें कि T1 वो कंडीशन है जब 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर हम इसको 273 केल्विन बोलें, तो उस समय जो वॉल्यूम है V1 वो है V कुछ। और अब कह रहे कि क्या होगा टेम्परेचर T2, ठीक है, यानी हमें T पता करना है जब वॉल्यूम V2 जो है वो ट्वाइस ऑफ V हो जाए, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। किस टेम्परेचर में जो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है 0 डिग्री सेल्सियस में डबल इटसेल्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही फिनोमेना लगाते हैं, V अपॉन यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ठीक है। तो देखा जाए तो V1 हमारे पास है V, और T1 टेम्परेचर हमारे पास है 273, और यहाँ पर V2 जो है वो है वॉल्यूम 2V, ठीक है, और टेम्परेचर T2 को हमने T रखा है, तो V से V कैंसिल, और यहाँ पर T की वैल्यू अराउंड आ जाएगी टेम्परेचर इन केल्विन। प्लीज रिमेंबर अगेन ये जो रिलेशन आया था ये केल्विन से ही चेंज करके आया है, जो कि आया 546 केल्विन, लेकिन हमें तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया है। इसका मतलब जो है कि ये टेम्परेचर जो केल्विन में आया है इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो T2 टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 546 माइनस 273 से हम माइनस कर देंगे, यानी अराउंड 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम अगर V है तो 273 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम जो है वो 2V के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इटसेल्फ, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज गे-लुसेक लॉ, और गे-लुसेक लॉ ने क्या कंडीशन लिखी, आप स्क्रीन में एक एप्लीकेशन देख सकते हैं इसका। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, जिसमें हमने पहली कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट को आइसोकोरिक बोला जाता है, ठीक है। अगर आप किसी भी सिस्टम में जो भी स्टडी कर रहे हैं और वॉल्यूम अगर फिक्स है, उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं करेंगे, देख सकते हैं आप दोनों कंटेनर में अगर ये वॉल्यूम V है तो यहाँ भी वॉल्यूम V ही रहेगा, तो इसको आइसोकोरिक बोलते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, तो देखिए यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स रखे हैं, मॉलिक्यूल रखे हुए हैं, और इस समय ये जो है कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर
फोर्स पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, और जो ये प्रेशर P1 है ये किसी T1 टेम्परेचर में फिक्स है। अब सडनली हमने क्या किया, T1 टेम्परेचर से हमने T2 टेम्परेचर कर दिया, यानी जो है बढ़ा दी, हीट कर दिया। हीट करने में हमने ये देखा कि गैस के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गैस का कोलिजन बढ़ जाता है, गैस का फोर्स पर यूनिट एरिया भी बढ़ जाता है, यानी जो अप्लाई करने वाला फोर्स है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, एरिया तो उतना ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन फोर्स बढ़ गया क्योंकि फोर्स के साथ जो स्पीड है वो बढ़ गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे ही फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर P2 भी चेंज हो गया। तो यहाँ ये देखा गया कि जो प्रेशर P1 से ज़्यादा P2 एक्सर्ट होने लगा एट T2 टेम्परेचर। कंडीशन यहाँ यही थी, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के बराबर है, वॉल्यूम भी दोनों का चेंज नहीं किया, इसीलिए हमने इसको आइसोकोरिक कंडीशन कहा है। तो हम देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। नाउ अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ देखें तो ये हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ते रहेगा। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी कीपिंग वी कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमने जानना जरूर, क्योंकि हम इसको तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो जो भी प्रेशर होगा एट टी टेम्परेचर में वो असल में 0 डिग्री सेल्सियस में जो भी प्रेशर है उसका उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 1/273 टाइम्स। ठीक है, या ये कह सकते हैं P0/273 टाइम्स। ठीक है, फॉर एवरी डिग्री राइज एंड फॉल और इंक्रीज। ठीक है, फॉल और डिक्रीज, जितना भी टेम्परेचर में हम अगर T1 करेंगे तो बढ़ेगा। देखिए जैसे अगर P0 में उसका कोई प्रेशर है कुछ, तो वो कितना बढ़ जाएगा PT में, तो जितना भी P0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस में जो भी उसका प्रेशर है उसी का 1/273 टाइम्स और ज्यादा ऐड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी राइज और फॉल इन द टेम्परेचर T। तो यहाँ पर हम यही फिनोमेना लगाएंगे कि PT P0 और ये 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखिएगा टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है, तो डिवाइडेड बाय 273, मैं इसको T डिग्री सेल्सियस लिख देता हूँ। लेकिन हम केल्विन अगर स्केल लगाएं तो ये PT इज इक्वल टू P0 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि T किस में है याद रखेंगे, केल्विन में है 273, क्योंकि हमें पता है कि P0 जो है वो प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस है और 273 भी फिक्स है, तो यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के हो गया, और जहाँ पर T क्या है, केल्विन में। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि P1 अपॉन अगर हम कहें कि P इज इक्वल टू KT है तो हम कह सकते हैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम वॉल्यूम क्या रखें, इसका कांस्टेंट रखें। हमारे सामने एक कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई 10 लीटर का कंटेनर है जो कि गैस से भरा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास फिक्स कर दिया है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं करे हैं, और वहाँ पर ये बोला गया है कि उस समय प्रेशर उसमें एक्सर्ट हो रहा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी P1 हमें दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2.00 atm, और उस समय जो टेम्परेचर है T1 वो असल में 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 273 केल्विन में है। तो बताइए कि क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा अगर उसका प्रेशर जो है P1 से बढ़ा करके P2 कर दिया जाए और उसे बना दिया जाए 2.508 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 के बराबर। यानी हम देखें ये 2 अपॉन 273 इज इक्वल टू 2.50 अपॉन T2 के बराबर। यानी सॉल्व करने में ये वैल्यू आएगी आपकी 341 केल्विन। प्लीज रिमेंबर ये फॉर्मूला हमने केल्विन स्केल से निकाला है, केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके। तो अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 341 माइनस 273 ये हो जाएगा 68 डिग्री सेल्सियस के बराबर। आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से ये गिल इफेक्ट लॉ को भी अप्लाई किया जा सकता है। नाउ वी हैव अनदर सिचुएशन हियर, यहाँ पर हम एक कंडीशन एवोगैड्रो लॉ की भी है कि एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है। देखिए एवोगैड्रो लॉ इज वेरी सिंपल भाई, इसका कहना है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले एक छोटा सा इसका एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ गैस के पार्टिकल है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 जितने भी इसके पार्टिकल हैं नंबर्स, उस समय इन्होंने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, दैट इज V। अब ये बढ़ा करके 7 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी मोर देन
मोर देन ट्वाइस कर दिया जाए, उसको ट्वाइस कर दिया जाए, लगभग ट्वाइस कर दिया जाए, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर एक्सपेंड हो गया। सीधी सी बात है, अगर हम नंबर्स यानी उनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ यही कहती है एवोगैड्रो की, सीधी इसमें सिंपल वे में यही कहती है कि अगर हम गैस का अपना वॉल्यूम बढ़ाना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ गैस के। देखिए इसमें एक कंडीशन और भी है कि जैसे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सभी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मतलब जितने भी गैस का वॉल्यूम अगर इक्वल है, सेम कंडीशन है, ठीक है, सभी टाइप की गैसेस, और कंडीशन यानी टेम्परेचर भी सेम है, उसका प्रेशर भी चेंज सेम है, तो वो सब के सब जो हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही कंटेन करते हैं। जैसे कि इसका मतलब है कि अगर 1 मोल की गैस है हमारे पास, 1 मोल में अराउंड 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हमारे पास होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ ईच गैस, कोई भी गैस हो, इस टेम्परेचर में यह वॉल्यूम उनका सेम होगा। अगर हमारे पास 1 मोल किसी भी गैस का है, मान लीजिए 1 मोल हमारे पास CO2 है और 1 मोल हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, तो अगर हम इनका सब सेम रखें यानी टेम्परेचर भी सेम रखें, इनका प्रेशर भी सेम रखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इनका वॉल्यूम भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ के लिए इसमें कुछ कंडीशंस, कुछ कॉन्सेप्ट और भी है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस अंडर डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या होती हैं। देखिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक, गैस एट डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन, कुछ डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो आपने काफ़ी फेमिलियर हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में STP। ये STP का मतलब क्या होता है? देखिए इस STP का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो, या केल्विन में कहें कि 273.15 केल्विन, ठीक है, इतना हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर है, और प्रेशर हमारा और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो 1 मोल की गैस होगी यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो 1 मोल की गैस होगी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, देयरफॉर वन एट दिस कंडीशन, इसको लिखते हैं एट दिस कंडीशन, ठीक है, एट दिस कंडीशन 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई, ठीक है, ऑक्यूपाइज हाउ मच, अराउंड 22.41, ठीक है, वो 4139 समथिंग लीटर है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 22.4 लीटर की स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कब? जिस समय टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब इसी टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर हम यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक की जगह 1 बार कर देते हैं, ठीक है, तो ये अराउंड जैसे कि देखिए कैसे, अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हम यहाँ पर जो है प्रेशर 1 बार रख देते हैं एटमॉस्फेरिक की बजाय, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन 1 बार की हो जाएगी, तो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक। असल में 1 बार जो बराबर होता है, इसको भी देख लीजिए, 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM के बराबर होता है, ATM के इक्वल होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 बार जो है वो एक तरीके से कम है, ठीक है, तो 0.987 ATM के बराबर है, तब वॉल्यूम जो है गैस का उस समय वॉल्यूम हो जाएगा अराउंड 22.7 लीटर पर मोल, ठीक है, 7 लीटर पर मोल। तो ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है जो कि हम लोग आजकल डेली लाइफ में कई एग्जांपल्स के लिए यूज करते हैं। एक साइंटिफिक वर्क के लिए भी यूज होता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एम्बिडेंट या एम्बिएंट, सॉरी, AMBIENT, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको शॉर्ट में SATP भी कहा जाता है, ठीक। तो इस SATP के अकॉर्डिंग
298.1 केल्विन अगर टेम्परेचर हो, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर कितना रखें, टेम्परेचर ये कहते हैं 298.15 केल्विन हो और 1 बार हमारे पास प्रेशर हो, ठीक है, एंड 1 बार प्रेशर, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये 1 बार प्रेशर जो है लगभग एग्जैक्टली जो है ये कितने के इक्वल होता है, ठीक है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। ये 1 बार प्रेशर असल में 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, जो कि प्रेशर की एक दूसरी यूनिट है, ठीक है। विच इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो कि एक लगभग जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल है, ठीक है, इसको ये एक सी लेवल के एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, सी लेवल, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो सी लेवल के एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो तब यहां पर वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाता है, 24.789 लीटर पर मोल, ठीक है। तो हर मोल के लिए वॉल्यूम कितना है, 24.789 लीटर के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, तो ये हमें एवोगैड्रो लॉ ने बताया। अगर हम इसमें छोटा सा चेंज करें कि V इज इक्वल टू के एन करें, तो हमें पता लगता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो असल में तो क्या होते हैं, किसी भी गैस के गिवन मास और उसके मोलर मास के बराबर। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू, या हम ये भी कहा जा सकता है कि M इज इक्वल टू के एम अपॉन वी, यानी ये रिलेशन यहाँ ये भी बताता है कि मोलर मास जो है वो एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, यानी डेंसिटी ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास के, जितना आप डेंसिटी बढ़ाएंगे मोलर मास भी, या मोलर मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी क्या है, बढ़ेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस लॉज, ठीक। और गैस लॉज में हमने काफी सारे जो है गेल-लेविस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को स्टडी किया है, जहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस जो हैं इसके मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस की भी देखी, जैसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जब टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, तो वॉल्यूम क्या होता है। तो ये कंडीशंस हमने जो एक्सप्लेन ये समझी, जो कि आगे फर्दर अप्लाई होगी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है आइडियल गैस इक्वेशन और डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डिटेल स्टडी करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।